हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जॉब्स अड्डा। थोड़े बीच में गैप आ गया था थोड़े दिनों का, लेकिन आज फिर से रेगुलर रहेगा अब सब कुछ। तो इन बिटवीन सीजीएल की वैकेंसीज आ चुकी हैं और आपने सुना ही होगा 20,000 वैकेंसीज बहुत होती हैं। नॉर्मली सीजीएल की कितनी आती हैं? 8,000, 8,500। बड़ा बूम में आ जाए तो 10,000। इस बार डबल है, 20,000 प्लस टीयर 3 कैंसिल हो गया। तो टीयर 3 का कैंसिल होना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। मतलब वहाँ पे लक बेस्ड रहता था, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम था, आपको लिखना है खुद से। और जो आपने खुद से लिखा है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी को वो पसंद आ सकता है, किसी को नहीं आ सकता है। हो सकता है सामने वाला इंसान पता नहीं आप में क्या ढूंढ रहा है, या उसने आपसे पहले क्या कौन सी शीट चेक कर ली, उसने क्या पता कैसा लिखा था और आपका उसको फिर पसंद नहीं आया। वहाँ कुछ स्कोर जो है ना फ्लक्चुएट करता था। किसी को 100 में से 60 मिल रहे हैं, किसी को 64। मेरे खुद के स्कोर कितने फ्लक्चुएट किए हैं, तो 60 से 68 की रेंज में ऊपर नीचे होते रहे। जबकि मेरे को लगा कि जब मैंने बहुत बढ़िया लिखा तो कम मार्क्स मिले, और जब मैंने एवरेज लिखा तो अच्छे मार्क्स मिले हैं। वो कोई जस्टिस नहीं था। तो वो टीयर 3 कैंसिल ही कर दिया इन्होंने और टीयर 1 क्वालिफाइंग कर दिया। यानी कि सिर्फ प्री क्वालिफाई करो, प्री का नंबर की टेंशन ही कोई नहीं है। प्री में 150 लाने वाला और प्री में 135 लाने वाला एक बराबर है, प्री में 180 लाने वाला भी एक बराबर है। मतलब प्री से आप कोई लीड नहीं बना पाओगे। आपकी पूरी की पूरी सिलेक्शन मेंस एग्जाम के स्कोर पे डिपेंड करेगी, जो 390 मार्क्स का होगा। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो उसके लिए अलग से बनाऊंगा, और सीजीएल के लिए एक अलग से बैच भी लाएंगे जिसमें प्रॉपरली सीजीएल ओरिएंटेड ही पढ़ाऊंगा मैं। अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैथ पढ़ा रहा हूँ, ये एग्जाम में भी आ जाए, ये में भी आ जाए, ये में भी आ जाए। लेकिन सिर्फ अगर एक पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करना हो तो क्वेश्चन की चॉइस में फर्क आ जाता है। मेरे को वहां पे कैसे क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं उसमें फर्क आ जाता है। ऐसा नहीं होता कि मतलब बैंक और सीजीएल के लिए एक जैसा ही आपको पढ़ना पड़ता है। बैंक में कहीं ना कहीं स्पीड पे ज्यादा काम करना पड़ता है, और एसएससी में कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट पे ज्यादा काम करना पड़ता है। फर्क है दोनों चीजों में। बट आप थोड़े ज्यादा परेशान हो गए थे बीच में कि बड़े दिन से वीडियो नहीं आई, तो क्या बोलते कहीं पेड कोर्स तो नहीं बेचना शुरू कर देंगे? यार पेड आएगा, नो डाउट। रेवेन्यू इज द नीड, रेवेन्यू हर बंदे को चाहिए। बट ये फ्री वाला भी चलता रहेगा यार। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं जो वादा किया कि मतलब यूट्यूब पे पूरा मैथ पढ़ाना है वो नहीं पूरा होगा। डेफिनेटली होगा, कैसे नहीं होगा। थोड़ी मतलब है कि 2 चैप्टर पढ़ाए और हम गायब हो जाएंगे। गायब होना होगा, गायब होने से पहले बताऊंगा मैं कि मैं कल से नहीं आऊंगा। टेंशन मत लो। तो रेशो का लास्ट लेक्चर करेंगे। हमने 9 वीडियोस रेशो की कर लिया। 9th वाले में टफ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, और इसमें भी टफ वाले ही हैं। लेकिन अब टफ वाले यार बहुत प्रकार के बन जाते हैं। जैसे फिजिक्स का बीच में फिनोमेना यूज करके भी लग जाएंगे क्वेश्चन कुछ, नंबर ऑफ वैगन्स वाले वो सब। और वो कैट में पूछे जाते हैं, और मैं कैट लेवल का नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, सीधी बात है। मैं आपको वीएलडब्ल्यू, जेकेपीएसआई और जो फॉरेस्टर वगैरह जो छोटे मोटे एग्जाम्स आते रहते हैं जेकेएसएसबी के, उनके लिए पढ़ा रहा हूँ। तो बेफिक्र रहो, जितना मैं लेवल पढ़ा दूंगा ना, इतना कोई ऑफलाइन में नहीं पढ़ाता। टेंशन मत लो उस चीज़ की। ये लेवल कम तो नहीं होगा, ये ज़्यादा ही है जितना आपको चाहिए। तो ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस में आ चुका है। तो कोई चीज़ जो प्रीवियस ईयर में आ चुकी है रिसेंटली तो इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा हार्ड समझा जाता है बट है नहीं। समझाऊंगा जब तो आप समझ जाओगे कि देखो कितनी आसान चीज़ है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। और ये रेशो प्रोपोर्शन की लास्ट वीडियो है। कल से मैं या तो पार्टनरशिप स्टार्ट करूंगा या प्रॉफिट लॉस, जो मन करेगा। क्योंकि प्रॉफिट लॉस के लिए परसेंटेज चाहिए, वो भी सिखाई हुई है, और पार्टनरशिप के लिए रेशो चाहिए, वो भी सिखा दी। तो आपके पास अब दोनों हथियार हैं। अब हम किसी भी चैप्टर में जंप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो द रेशियो ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ ए एंड बी ऑफ लास्ट ईयर इज 9:12। ए और बी दो पर्सन हैं, उनकी लास्ट ईयर की इनकम का रेशियो पता है। लास्ट ईयर की लिख लेता हूं मैं। लास्ट ईयर की बात हो रही है, पर्सन ए और बी इन्वॉल्व है, और लास्ट ईयर की इनकम का रेशियो दिया, क्या दिया? 9:12। पहली लाइन से यही समझ आया। फिर क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ लास्ट ईयर्स इनकम एंड करंट ईयर्स इनकम। फिर लास्ट और करंट का इनकम, लास्ट का और करंट का रेशियो दे रहा है ए और बी में ही। लेकिन अब लास्ट और करंट का दे रहा है, मतलब मैं एक वैल्यू यहां लिखूंगा, एक वैल्यू यहां लिखूंगा, सिमिलरली फिर एक वैल्यू यहां लिखूंगा, फिर एक वैल्यू यहां लिखूंगा। ये बड़े ध्यान से समझना जो अभी लिखने वाला हूं मैं। ये हो चुका है यहां तक, जो पहली लाइन से समझ आया था। अगली लाइन वाला थोड़ा सा ओवर कॉशियसली होकर देखना। किस किस का रेशियो है? लास्ट ईयर इनकम और करंट ईयर इनकम का। जबकि ऊपर वाला रेशियो किसका था? ए और बी का। तो ए और बी का था, तो ए और बी में वैल्यू डालिए ना। अब डालनी है लास्ट ईयर में और करंट ईयर में। तो ए में क्या चेंज आया? ए का अगर लास्ट ईयर में 3 था तो करंट ईयर में 4 हो गया। लास्ट ईयर में 3 था तो करंट ईयर में 4 हो गया। ए की बात हो रही है, ए के नीचे ही लिखा गया ये सब। मतलब ये 4 यहां मत लिख देना, ये बात बोल रहा हूं आपको कि ए की इनकम अगर 3 से 4 हुई है, तो अगर यहाँ 4 लिखता तो वो बी का कंपोनेंट हो गया, वो नहीं कर सकते आप। ए का रेशियो लास्ट ईयर के मुकाबले करंट ईयर का, लास्ट के मुकाबले करंट का 3 से 4 हो गया, और बी का 4 से 5 हो गया।
बी का 4 से 5 होगा। ये बात समझ गए कि कौन सी चीज कहाँ लिखनी है, यही फॉर्मेट होना चाहिए। ये फॉर्मेट ही सीखने है मेरे से, वरना ये क्वेश्चन कोई भी कर लेता है एक्स वाई मान के, कि मैं एक्स वाई नहीं लेता हूँ, आपको पता है बहुत रेयरली एक्स लेता हूँ मैं। लास्ट ईयर का रेशो दिया हुआ था पहली लाइन में, 9-12 का दिया था, मैंने लिख दिया 9-12, पहली लाइन की समस्या खत्म। अगली लाइन देखी, द रेशियो ऑफ लास्ट ईयर्स इनकम टू करंट ईयर्स इनकम, किसका रेशो लास्ट ईयर का किसके साथ, करंट ईयर की इनकम के साथ, यानी कि इस बार करंट और लास्ट ईयर की इनकम का रेशियो है एक ही पर्सन का, दूसरे पर्सन में मत चले जाना। यानी ये जो दिया है 3:4, ये सिर्फ ए की बात हो रही है, और ये जो 4:5 दिया है ये सिर्फ बी की बात हो रही है। यानी ए की बात करूं तो ए की इनकम लास्ट ईयर में 3 थी और करंट ईयर में 4 होगी, और बी की बात करूं तो उसकी लास्ट ईयर 4 थी, करंट में 5 होगी। अगर ये फॉर्मेट आपको क्वेश्चन के मुकाबले समझ आ गया कि क्वेश्चन में दिया है और मैंने ये बना लिया, देन यू आर गुड इनफ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। दिक्कत यही है कि बच्चे को ये समझ नहीं आता कि ये वाला 4 ये वाला 4 कहाँ लिखना है। खैर यहाँ पे दोनों जगह 4-4 आया तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगला क्वेश्चन आपसे गलत हो जाता है अगर आप ये वाला 4 यहाँ लिख दें, इधर तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ ये और ये सेम आ गया बाई चांस, लेकिन हर एक क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। तो अब आपका अगला फर्ज क्या बनता है इस क्वेश्चन में कि भाई ये भी लास्ट ईयर इनकम है, ये भी लास्ट ईयर इनकम है, तो ये सेम क्यों नहीं है फिर, ये यहाँ 9 दिख रही है, यहाँ 3 दिख रही है, हाउ इज दिस पॉसिबल। नहीं होना चाहिए ना ऐसा भाई, जो लास्ट ईयर इनकम है उसी बंदे की है अगर, तो वेरी क्यों करेगी फिर, इट शुडंट वेरी। तो यहाँ ये 9 दिख रही है, यहाँ ये 3 दिख रही है, तो नहीं चलेगा ना ऐसा। तो इस 3 का भी क्या बना दो, 9 बना दो। 3 का 9 कैसे बनता है, 3 का 9 बनता है 3 गुना करके, तो अगर इसको 3 गुना कर रहे हो तो इसके साथ इसको लिखा था तो इसका भी 3 गुना हो जाएगा वजह से, तो ये कितना बन जाएगा, ये वापस 9 बन जाएगा, तो अच्छी बात है ना, सेम ही तो करना था, और ये 12 हो जाएगा। सेम चीज बी के साथ, बी की इनकम कितनी दिख रही है आपको लास्ट ईयर की, 12, और यहाँ लास्ट ईयर की इनकम कितनी दिख रही है, 4, यही चलेगा भाई मेरे को, ऊपर 12 नीचे 4, ये सब नहीं होता मैथ में, इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर वो सेम चीज है, सेम बंदे की इनकम है, तो इट कांट वेरी। तो यहाँ 12 है तो यहाँ भी 12 बनाओ, 4 का 12 कैसे बनेगा, 3 गुना करके, इसका 3 गुना किया तो इसका भी करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 4×3=12, ये बन जाएगा 5×3=15। तो मैं आपसे पूछूं कि क्या मैंने लास्ट ईयर की इनकम सेम कर ली, यू विल से यस, कि हमने भाई इतना काम तो कर लिया कि हमने लास्ट ईयर की इनकम सेम कर ली, ए की भी सेम कर ली, बी की भी सेम कर ली, और इतना कर लिया तो मतलब क्वेश्चन बन गया। फिर मेरे को करंट ईयर की इनकम मिल गई ना दोनों की, ए की पता चल गई 12 और बी की पता चल गई 15। अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, द सम ऑफ करंट इनकम ऑफ बोथ, द सम ऑफ करंट इनकम ऑफ बोथ, हम लेना है यानी प्लस करना है किसको, करंट इनकम को, दोनों की। ये रही पहले बंदे की करंट इनकम, ये रही दूसरे बंदे की करंट इनकम, दोनों को प्लस करना है। तो 12 और 15 कितने होते हैं, 12 और 15 27 होते हैं, 12 और 15 27 होते हैं, और 27 की वैल्यू क्वेश्चन में 54,000 दे रखी है, 54,000। कोई बड़ा आसान क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे टीचर नहीं करवाते इसको, लेकिन जो जो चीज मैं सीजीएल में देख चुका हूँ, बैंक में देख चुका हूँ, जेकेएसएसबी में देख चुका हूँ, वो आप तक पहुंचा दूंगा। क्योंकि मैंने एग्जाम कोई 2011-12 में नहीं दिए हैं, मैंने 2018-19 के बाद एग्जाम दिए हैं, तो जो रिसेंट एग्जाम्स में जो चीजें आ रही हैं, आई एम वेरी मच फेमिलियर विद देम। तो मतलब भरोसा तो है ही आपको मेरे पे, और आंखें बंद करके करते हो आप। कुछ बच्चे आप में से जो मैं मानता हूँ कि सच में सिलेक्शन मटेरियल हैं, जो सच में जो नीचे कमेंट भी करते हैं कि यस हमारा आंसर आया है, और कई बार आंसर भी नीचे दिया होता है, फिर वो प्रॉपर बैलेंस में चल रहे हैं मेरे साथ, जितना मैं करवा रहा हूँ उतना उनको पक्का पक्का आता जा रहा है। तो अगर वो सभी वैसा कर पा रहे हो ना, तो यार मजा आ जाएगा, मतलब मैथ तो डेवलप हो ही जाएगा, और कोई पेपर नहीं छोड़ोगे आप, कोई पेपर नहीं छोड़ोगे, क्योंकि मैथ आता ही आता है हर पेपर में। एक आईएएस केएएस को साइड कर दूं, वहां सी सेट में मैथ की इतनी वेटेज नहीं है, बाकी में तो आप आग लगा दोगे। तो 27 की वैल्यू 54,000, मैं पूछूं कितने से मल्टीप्लाई करके बना, फिर कोई भी बच्चा बोलेगा कि ये रहा सर 27, ये रहा 54, ये है 27 का डबल, यानी 2 से तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है, और आगे 3 जीरो लगाए जा रहे हैं, यानी 2000 से गुना करना पड़ेगा क्वेश्चन की हर वैल्यू को। लेकिन मैं हर एक को नहीं करूंगा, मेरे को जो चाहिए मैं उसी को करूंगा। मुझे क्या चाहिए, देन फाइंड आउट ए एंड बीज करंट इनकम सेपरेटली, ए और बी की करंट इनकम अलग अलग से बताओ। ए की कितनी है, ए की है 12,
12 नहीं चलेगी, क्योंकि क्वेश्चन की हर वैल्यू 2000 गुना करनी है। 2000 गुना कैसे किया जाता है, पहले डबल करो फिर 3 जीरो चिपकाओ। तो 12 का डबल 24 और आगे 3 जीरो लगा दो। 15 का डबल 30 और आगे 3 जीरो लगा दो। तो 24,000 और 30,000 शुड बी द आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर सी। ये ऑप्शन देखो कितने बेवकूफों वाले बनाया किसी ने। एक ही ऑप्शन है जिसमें सच में हजारों में बात हो रही है, वरना ये 4200 5400 ऑप्शन ही बहुत छोटे हैं, वो हो ही नहीं सकते। तो ये ऑप्शन से भी हो रहा है क्वेश्चन देखा जाए तो। यहाँ तो ऑप्शन इन्होंने सही नहीं लिखे, कि मुझे नहीं लगता पेपर वाला इतना बेवकूफ है कि वो ऑप्शन ऐसे डाल दे कि आप सोचो कि 54,000 तो इन्हीं दोनों का बन रहा है, सीधा सी ऑप्शन मार्क करो। तो अगर पेपर में सच में ऑप्शन ये रहे हैं फिर तो ये सॉल्व भी नहीं करना, फिर तो खुद सोचो 54,000 सम बना रहा है, वो तो बनी सी ऑप्शन से रहा है। हाँ, ये तो कुछ 9,000 समथिंग बन रहा है, ये 6,000 समथिंग बन रहा है, ये 5,000 समथिंग बन रहा है, कहाँ 54,000 की बात हो रही है। ये तो सीधा सी ऑप्शन वैसे सॉल्व हो जाता। तो एक और मैं सिमिलर क्वेश्चन करवाता हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन से बात नहीं बनती। जब तक एक तरह के 2-3 क्वेश्चन ना किए जाए ना, तब तक मैथ्स में बात नहीं बनती। अभी हो सकता है कि 10% बच्चे को समझ आ गया हो, लेकिन 10% वाला टीचर ने ना मैं प्रॉपरली पूरा करेंगे। जिसको तो समझ आ गया तो वो तो भाई स्टार्ट हो जाओ, वो सिर्फ मेरे से आंसर मैच कर लेना। जिनको थोड़ी बहुत कमी है अभी, ये ध्यान से समझ लेना, इस वाले पे और एफर्ट लगाऊंगा तो फिर तीसरा तो आप कर ही दोगे। द रेशियो ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ ए एंड बी ऑफ लास्ट ईयर इज 12-25। अगेन लास्ट ईयर का रेशो दे रखा है ए और बी का। लास्ट ईयर का रेशो ए और बी की इनकम का दे रखा है 12 और 25 का। पहली लाइन खत्म। द रेशियो ऑफ लास्ट ईयर्स इनकम एंड करंट ईयर्स इनकम, सेम लास्ट ईयर टू करंट ईयर। फिर से लिखो यहाँ लास्ट ईयर और यहाँ लिखो करंट ईयर। तो ए की जो इनकम है वो 4 थी पहले, अब 7 कर देनी है। पहले अगर 4 थी तो अब 7 कर देनी है, और बी की पहले 5 थी तो अब 2 कर देनी है। ये समझ आता है ना कि ये दोनों बातें ए के लिए की गई हैं, ये दोनों बातें बी के लिए की गई हैं। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, उनको लगता है ये ए और बी का रेशो दे दिया ना। ये लास्ट ईयर और करंट ईयर का रेशो दिया सिर्फ ए का, और ये लास्ट ईयर और करंट ईयर का रेशो दिया सिर्फ बी का। पढ़ना ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते और फिर कुछ और करके आ जाते हैं। किया ठीक होता है सब अपनी तरफ से, लेकिन वहां क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, हल्की मिस्टेक होगी और मार्क्स नहीं आते। फिर जिन्होंने क्वेश्चन समझ लिया है या जिनको हल्का आइडिया हो चुका है, उनको पता अब क्या करना है। लास्ट ईयर की इनकम सेम करनी है, बिकॉज द पर्सन इन्वॉल्व आर सेम, बंदे सेम है, तो लास्ट ईयर की इनकम कैसे डिफरेंट होगी, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ 12 दिख रही है तो भाई यहाँ भी 12 होनी चाहिए। 4 का 12 बनता है मजे से कि नहीं, मजे से बनता है, 3 बार मल्टीप्लाई। तो इसको भी 3 बार कर दो, इसको भी 3 बार कर दो, तो ये 12 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। उसमें चेंज लाते लाते इसमें भी तो आ जाएगी। ये रेशो में थे, रेशो में एक कंपोनेंट चेंज होता है दूसरा भी हो जाता है। अब इन दोनों को भी सेम करना है, यहाँ 5 दिख रहा है यहाँ 25 दिख रहा है, तो 5 थोड़ी ना चलेगा, उसको 25 बनाना पड़ेगा। 5 का 25 कैसे बनता है, 5 गुना करके। इसका 5 गुना किया तो भाई इसका भी करना पड़ेगा। इस चक्कर में ये तो 25 बन गया ठीक है, लेकिन ये कितना बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा। तो हमारा जो मेन मोटिव था वो फुलफिल हो गया कि मैंने लास्ट ईयर की इनकम सेम कर ली। 12 12 25 25। देखो क्वेश्चन में एक आइडियोलॉजी समझनी होती है, मैं अप्रोच कैसे कर रहा हूँ। मैं लास्ट ईयर की इनकम सेम करने से अप्रोच कर रहा हूँ। तो एक जब आइडिया बैठ जाए, बच्चे सोचते हैं पता नहीं रट्टा मारना पड़ेगा स्टेप्स को, नहीं। विद प्रैक्टिस यू अंडरस्टैंड कि मैं इस क्वेश्चन में कर क्या रहा हूँ, क्या किया मैंने, मैं क्या थॉट प्रोसेस के साथ जा रहा हूँ कि मैं लास्ट ईयर की इनकम सेम कर रहा हूँ। उस चक्कर में करंट ईयर की इनकम भी चेंज हो रही है, वो तो होगी। फिर करंट ईयर का वो सम दे देता है मेरे ख्याल से, द सम ऑफ करंट इनकम ऑफ बोथ, दोनों की करंट इनकम का सम दे दिया कितना, 31,000। वो तो उसके मुताबिक है, पहले मैं अपने मुताबिक भी निकाल लूँ कि मेरे मुताबिक कितना सम बना। तो मुझे ये 21 दिख रहा है, ये 10 दिख रहा है, मैं आपसे पूछूं 21 और 10 का सम, आप बोलोगे 31। हमारे मुताबिक सम बन रहा है 31, क्वेश्चन के मुताबिक बन रहा है 31,000। यानी कुछ नहीं करना है, वैल्यू सेम रहेगी, वैल्यू 31 है तो 31 ही रहेगी, बस आगे 3 जीरो चिपका दो। 3 जीरो का तो फर्क है ना,
तो करंट इनकम पूछ रहा है भाई, 3 3 जीरो लगा देते हैं, 21 को बना देता हूँ 21,000 और 10 को बना देता हूँ 10,000। यही इस क्वेश्चन के आंसर होंगे। ये रहा पहला ऑप्शन, 21,000 और 10,000। क्वेश्चंस आर नॉट टफ प्रोवाइडेड आपको समझ आ जाए कि पूछ क्या रहा है, करना कैसे है। अभी दो दो बंदों वाले कर दिए मैंने, अब तीसरा क्वेश्चन मैंने इसमें सी भी इंट्रोड्यूस कर दिया, 3% प्रॉब्लम कर दी। तो यार जिसने 2 वाली सीख ली वो 3 वाली में तो वही काम करेगा। 3 वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जरूर बनेगा, मैं मानता हूँ, लेकिन इट डजंट मीन कि वो क्वेश्चन हार्ड हो गया। जब लॉजिक सेम है, जब करने का तरीका सेम है, जब लैंग्वेज सेम है, फिर वो 3 छोड़ के कल को 4 बंदे ले आए। तो ये क्वेश्चन मैं होमवर्क नहीं दे सकता भाई, क्योंकि 3% प्रॉब्लम हो सकता है किसी से ना हो, फिर वो नेक्स्ट वीडियो में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। एक टाइप का आप होमवर्क समझ सकते हो इसको, बट मेरे को सोल्यूशन अभी देना पड़ेगा। एक ट्राई तो खुद से मारनी होती है ना आपने, वो तो हमारा ट्रेडिशन है, मैथ्स वैसे ही पढ़ा जाता है कि मेरे करवाने से पहले आप खुद कर लो। So what is given? There are 3 persons, A, B and C. उनकी लास्ट ईयर इनकम का रेशो दिया हुआ है 3 4 5। लिख दिया, अगली लाइन पढ़ते हैं। The ratio of A, B and C is last year income and current year income. सेम भाषा, फिर से लास्ट ईयर और करंट ईयर का रेशो दे रहा है, यानी पहले ये लिखूंगा फिर ये लिखूंगा, फिर वहां बी का ये लिखूंगा और ये लिखूंगा, और फिर सी में भी यही काम करेंगे हम। वैल्यूज पुट कर देते हैं। एक इनकम में क्या बदलाव हुआ, 4 थी तो 5 हो गई, 4 थी तो 5 हो गई, उसकी 2 थी तो 3 हो गई, और इसकी 3 थी तो 4 हो गई। तो जो क्वेश्चन में दिया था मैंने वो लिख दिया, अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ डाटा यहाँ पे डालना है सिर्फ। अब हमें पता है हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम लास्ट ईयर इनकम सेम करते हैं। यार यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ 4 दिख रहा है, एक एक प्रोसेस होता है कि दोनों को 12 बना दो, लेकिन यहाँ दोनों को 12 बनाऊंगा, चक्कर पता क्या पड़ेगा, मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, फिर जब मैं उन दोनों को सेम करने लगूंगा, फिर इसमें कुछ चेंज करूंगा, फिर वो इसमें चेंज हो जाएगी, यानी मैं इस 3 4 5 को नहीं छेड़ सकता। ये मेरी लिमिटेशन है इस क्वेश्चन में। शायद आपको ये बात समझना आई हो जो मैंने अभी बोली कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता हूँ, बड़ी आपको समझना जरूरी भी नहीं है। इतना समझो कि मेरे को इस 4 को 3 बनाना है, उस 3 को नहीं छेड़ना। कई बार क्या होता है कि हम इसको भी छेड़ देते हैं, इसको भी छेड़ देते हैं, दोनों को कुछ और ही बना देते हैं, इसमें मैं वैसा नहीं कर सकता। मुझे इसको 3 है तो 3 मान के चलना है, और इस 4 का बेचारे का 3 बनाना है, जबरदस्ती वाला। तो जबरदस्ती वाला प्रोसेस मैंने बताया था कैसे करते हैं, लास्ट वीडियो में 3 क्वेश्चन जो करवाए थे उनमें जबरदस्ती एक्सपेंडिचर बदला था, मैंने बताया था क्या करते हैं कि बनाना है 3 तो 3 से मल्टीप्लाई, नहीं चाहिए 4 तो 4 से डिवाइड, याद है ना, जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई, जो नहीं चाहिए उससे डिवाइड। आई वॉन्टेड 3 से मल्टीप्लाई किया, आई डिडंट वॉन्ट 4 तो मैंने 4 से डिवाइड किया ताकि 4 4 कट जाए और यहाँ 3 आ जाए। लेकिन आप जानते हो जो चेंज इसमें आएगा सिमिलर चेंज इसमें भी आएगा। एक कंपोनेंट का हिसाब किताब हो गया, बीच में लाइन डाल देते हैं, कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब इन दोनों पे आते हैं, ये थोड़ा इजी पड़ेगा आपको। देखो ये 4 है, ये 2 है, 2 का 4 बन जाएगा ना, तो ये मजे से बन जाएगा, 2 का 4 तो बना लेते हो आप मजे से, ये भी हो गया। अब आ जाओ तीसरे वाले पे, तीसरे वाले में 3 का 5 नहीं बन रहा, 3 के टेबल में 5 नहीं आता, तो जबरदस्ती वाला प्रोसेस। फिर 3 का 5 नहीं बन रहा है तो वही टेक्निक कि मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और मैं 3 से डिवाइड कर लेता हूँ, वेरी इजी। अब जब इतना काम कर लिया, अब बस हमने देखना है वैल्यूज बन क्या रही है, और मेरे को सम किसका दिया है, मुझे सम दिया है ए बी सी की इनकम्स का, तो कुछ मेंशन नहीं किया तो ऑब्वियसली ये करंट वाली है, ऑब्वियसली तो नहीं होगा, क्वेश्चन में मेंशन जरूर होगा। एक बार चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन।
क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है, बट कोई बात नहीं, अगर कुछ नहीं मेंशन है तो उसको जबरदस्ती लास्ट ईयर का नहीं मान सकते। और नथिंग इज सेड तो वो प्रेजेंट ही मानना पड़ता है, वो करंट ही मानना पड़ता है। जैसे मैं बोलूँ माई एज इज 24 ईयर्स, इट्स वेरी ऑब्वियस कि मैं प्रेजेंट एज की बात कर रहा हूँ। मैंने प्रेजेंट वर्ड यूज नहीं किया कि माई प्रेजेंट एज इज या माई करंट एज इज। तो बिना प्रेजेंट और करंट के जो बात हो रही है वो प्रेजेंट वाली है। तो करंट का सम दिया तो मैं सिर्फ करंट इनकम पे काम करूंगा मैं, ये तो मेरे को पता ही है ना, ये तो सेम हो चुकी है ना, ये तो 3 बन चुकी है, बहुत बढ़िया। ये 4 बन चुका है, बहुत बढ़िया। और ये 5 बन चुका है, ये भी बहुत बढ़िया। तो ये तो सेम कर दिया। मेन काम है करंट इनकम को प्लस करना, क्योंकि उनका क्या दिया, उनका सम दिया। तो ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस मिटाना पड़ सकता है, इतना आप नोट कर लेना। मैं यहाँ करंट इनकम निकाल देता हूँ, इसकी कितनी आ रही है, 5 दिया 15/4, ए की आ गई 15/4, बी की आ गई 6, और सी की आ गई 5 चौक 20/3, सी की आ गई 20/3, और बी की आ चुकी है 6। बस ये नोट कर लो, ये ऐड करनी है, ये अगली स्लाइड में करनी पड़ेगी, या इसको मिटाना पड़ेगा मेरे को। 15/4 6 और 20/3, 15/4 6 20/3, 15/4 6 और 20/3, इनको ऐड करना है। तो एलसीएम लेके कर सकते हो, और कोई तरीका तो नहीं है आपके पास। 4 और 3 का एलसीएम 12, 12 डिवाइडेड बाई 4 3, 3 इंटू 15 45, 12 6 72, 12 डिवाइडेड बाई 3 4, 4 इंटू 20 कितना आ गया जी ये, 80 और 72 152, 152 और 45 197, 197/12, ये बन गया 197/12। ये सम बना मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वाला सम नहीं मैटर करता, मैटर करता जो उसने दिया। उसने दिया 78,800, यानी वो इसी की वैल्यू है। कैलकुलेशन होती है थोड़ी सी क्वेश्चंस में, बट डोंट वरी। अब देखो यार, 197 से काटना है तो मुझे नहीं पता 197 किस टेबल में आता है, आई गेस प्राइम नंबर हो सकता है, तब 197 से 788 काटूंगा। अगर मैं 197 को 200 मान लूं तो 200 इंटू 4 800 होता है, तो इससे ये 4 बार कटेगा डेफिनेटली। 4 सत्ते 28, 4 इंटू 9 36 और 2 38, 4 एकम 4 और 3 7, यस 1 जा 400 जा। नंबर्स इस तरह से डिजाइन किए होते हैं, मैंने एक दिन भी बोला था कि वो पूरे पूरे कटेंगे। अब 197 मैंने आज तक देखा ही नहीं किसी के टेबल में, मे भी आता हो, मेरे को लग रहा है प्राइम है कहीं ना कहीं। ऐसी कैलकुलेशन देखी नहीं कि 197 हो किसी टेबल में। 7 के टेबल में तो नहीं आ जाता कहीं, 7 दूनी 14 57 नो, आई गेस प्राइम ही है। 1/12 की वैल्यू आ गई, तो ये 12 कहाँ जाएगा, ये 12 वहां मल्टीप्लाई होने जाएगा कि नहीं। मुझे 1/12 की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो ये 12 खत्म करना है ना यहाँ पे, तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 की वैल्यू क्या 48 होनी आ जाएगी। 4 से जब 12 मल्टीप्लाई होगा 48 बन जाएगा ना। इतनी समझ है आपको, कैलकुलेशन नहीं मैं आपको करके दे रहा हूँ कि वो 12 कैसे किया, वहाँ पता है आपको यार, दोनों तरफ 12 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 12 से किया, यहाँ भी 12 से किया, यहाँ 12 से किया तो 12 12 कट गया, वहाँ 12 से किया तो 4800 बन गया, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब पूछा है तीनों की इनकम अलग अलग से बताओ, तो भाई ये पहले बंदे की इनकम है, ये दूसरे बंदे की है, ये तीसरे बंदे की है, तीनों को 4800 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। कर देते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू आने का मतलब कि अब आपको पता है कि कितने से मल्टीप्लाई करना है, 4800 से, तो हर एक को करना है बारी बारी। पहले 15/4 को पकड़ लो और 4800 से कर लो। आप जानते हो 4 कितने सा 48, 4 12 सा 48, और 15 इंटू 12 180, 180 का के कितने जीरो, 2 जीरो, 18,000। 18,000 वाला ऑप्शन कौन है, 18,000 सिर्फ इसमें नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। बाकी सभी में 18,000 है, तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, ए की इनकम 18,000 है। बी की निकालते हैं, 6 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 1 की 48 आ चुकी है, 6 की कैसे निकलेगी, 6 इंटू 4800, तो 6 इंटू 4800, 48 छिक्के 288, आगे 2 जीरो, 28,800, 28,800। भाई एक ही ऑप्शन है, किसी और में 28,800 नहीं है, तो तीसरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तीसरा सभी में 32,000 है। बाकी निकालना है 32,000 तो आपकी इच्छा है, मैं निकाल ही देता हूँ। 20/3 गुना 4800, 3 1 3 के टू में 48 कितना आता है, 16,000, 16 दूनी 32, आगे कितने जीरो, 1 2 3,
32,000 ही आना था, तो वेरी ट्रू। इससे लंबा क्वेश्चन नहीं बन सकता, बट आप बोलो कि ये मुश्किल था तो वो बात गलत हो जाएगी, मुश्किल नहीं बोल सकते आप। लेंथ जरूर ज़्यादा है इस क्वेश्चन की, क्योंकि खुद सोचो यार, 3 बंदे इन्वॉल्व कर दिए, फिर उनकी करंट ईयर और प्रेजेंट ईयर जो उसकी लास्ट ईयर को प्रेजेंट ईयर की रेशो कर दी, और फिर वैल्यूज ऐसी दे दी कि वो कहीं ना कहीं अच्छी वैल्यूज नहीं थी, प्रॉपर आंसर नहीं आ रहा था कट के, यानी कि वो 3 का 4 नहीं बन रहा था, वो 3 का 5 नहीं बन रहा था, थोड़ा क्वेश्चन उसने अपनी तरफ से बड़ा टफ बनाने की कोशिश की। बट जब आप सीख जाते हो तो फिर टफ कुछ नहीं होता। तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, और 4 फैक्टर पे क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, तो निश्चिंत रहो, 3 वाला भी इतना ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, 2 वाले तक आपकी गेम अच्छी होनी चाहिए। तो 3 वाला भी अच्छा बन गया तो बहुत बढ़िया, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि वो वेस्ट जाएगा, बट 2 वाला तो आना ही चाहिए। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अब ये थोड़ी डिफरेंट टाइप है, ये क्वेश्चन बड़ी देर से पेपर में नहीं आया, और अभी फिर अचानक से एक पेपर में आ गया। ये नहीं आया, इससे मिलता जुलता आया जो मैंने अगला लिया, इसी कंसेप्ट पे, लेकिन ये अगर समझ गए आप तो अगला आप खुद कर लोगे। ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन द होल सरफेस ऑफ अर्थ, एक अर्थ बना लेते हैं। On the whole surface of earth the ratio of land and water is 1:2। पूरी पृथ्वी पे लैंड और वाटर का रेशियो 1:2 दिया है। अब ये मत सोचना कि यार पृथ्वी पे तो इतने परसेंट पानी है, ये गलत कैसे दे दिया भाई, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होते हैं ये, इनको दिल पे नहीं लेना होता कि ये डाटा सही नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन डिजाइन किया कुछ भी दे सकता है वो, तो ये चाहे पानी किसी क्वेश्चन में कम भी कर देगा तो मान लेना कि हाँ भाई है ऐसा क्वेश्चन। तो पूरी अर्थ की बात करें तो लैंड और वाटर का रेशियो कितना दे रखा है, 1:2। फिर क्या बोल रहा है, the land and water in northern hemisphere is in the ratio 3:4। हम जानते हैं हमारी अर्थ के कितने हेमिस्फीयर हैं, 2, क्योंकि अर्थ एक स्फेरिकल शेप है भाई, बीच में से काटोगे तो 2 हेमिस्फीयर ही तो बनेंगे। तो ऊपर वाले को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, नीचे वाले को हम साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड और वाटर का रेशियो 3:4 है, क्वेश्चन में गिवन है, खुद से नहीं बोल रहा हूँ, ये देखो लैंड और वाटर कहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितनी है, 3:4। ये पूरी अर्थ की बात की, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर लेते हैं कि यहाँ लैंड और वाटर कितना है, 3:4। फ्रेंड में आपसे पूछ रहा होगा कि सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड और वाटर कितना कितना है। हो गया। अब ये क्वेश्चन बच्चों से सॉल्व भी नहीं होता, लेकिन जिसको थोड़ा कंसेप्ट होगा वो ये कर सकता है, थोड़ा कंसेप्ट है जो मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड है जिसमें, जो ये सोच सकता है कि क्या हमारी पृथ्वी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का डबल है, इज अवर होल अर्थ डबल ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यू विल से यस। यार नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इतना सा है ना, तो पूरी अर्थ क्या इसका डबल नहीं है, आप बोलोगे बिल्कुल, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर प्लस सदर्न हेमिस्फीयर बराबर अर्थ, तो अगर ये दोनों हिस्से बराबर बराबर होते हैं, 50-50% होते हैं, यार अर्थ तो पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का डबल ही हुआ ना, सदर्न हेमिस्फीयर का भी डबल ही हुआ है कि नहीं। यार देखो, ये तो पूरा सर्कल है, ये आधे सर्कल का डबल होता है कि नहीं, अ सर्कल इज डबल ऑफ सेमी सर्कल, अ स्फीयर इज डबल ऑफ हेमिस्फीयर। बस ये कि इस हेमिस्फीयर को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, तो मैं जब बोल रहा हूँ कि अर्थ इज डबल ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो ये बात किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि गलत बोली जा रही है, नहीं, इट्स वेरी ट्रू, अर्थ इज डबल ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगर ये बात आप मानते हो तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। मैं लिख रहा हूँ, जिस आइडियोलॉजी पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है वो ये है कि भाई पृथ्वी डबल है, अर्थ इज डबल ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो आपको ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कितना दिख रहा है फिर, आप बोलोगे मुझे ये 7 यूनिट दिख रहा है, 3 और 4 7, और आपको अर्थ कितनी दिख रही है, आपको अर्थ दिख रही है 3, 1 और 2, अर्थ 3 दिख रही है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दिख रहा है 7। अब भी हमारी डिस्कशन हुई कि अर्थ जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का डबल होनी चाहिए, तो यार 3 और 7 को पहले बराबर कर लो, 3 और 7 को बराबर करोगे तो दोनों 21-21 बन जाएंगे, और फिर इस 21 को डबल कर लेना, 42 बना लेना, यानी अर्थ को 42 बना लो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को 21 बना लो, फिर अर्थ में से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को हटा दो तो पीछे बचेगा सदर्न हेमिस्फीयर। तो मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, टेंशन मत लो। व्हाट आई सेड कि मेरे को पृथ्वी डबल चाहिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कंपैरिजन में,
तो डबल करने के लिए कोई स्पेशल टेक्निक नहीं है, पहले चीज़ों को बराबर कर लो और फिर एक को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, होगी डबल की नहीं। जिसमें साइड पे एक चीज़ करके दिखाता हूँ। कोई मेरे को बोले भाई एक 3 है और एक 5 है, रेशो दिया हुआ है, लेट से मान लो एक 3 बन रहा है एक 5 बन रहा है, बोल रहा है कि एक जो है वो दूसरे का डबल बना दे। मैं क्या करूंगा, मैं पहले दोनों को सेम करूंगा। सेम करने के लिए 3 वाली साइड 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 वाली साइड 3 से करूंगा। उस चक्कर में ये भी 15 बन जाएगा, ये भी 15 बन जाएगा। जब दोनों सेम हो जाएंगे फिर एक साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको 2 से कर दूंगा और बोल दूंगा कि ये डबल होगी कि नहीं, ये 30 होगी, ये 15 ही रह गया। सेम लॉजिक यहाँ लगाना है। पृथ्वी को डबल करना है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, तो पहले बराबर करेंगे। चलो बराबर करते हैं। 3 और 7 को बराबर करने की एक ही टेक्निक है कि 3 वाली साइड 7 से गुना, 7 वाली साइड 3 से गुना। 7 से करना तो ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, 3 से करना तो ये भी, ये भी। दोनों पार्ट्स बराबर कर दिए मैंने, 21 21। तो 21 में हमारी लैंड कितनी आई, 1 7 7, वाटर कितना है 2 7 14। 21 में लैंड और वाटर 7 14 आ गए। यहाँ बनी लैंड कितनी 9 और यहाँ वाटर कितना बन गया 12। अब मैंने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को तो छेड़ना नहीं है, वो मेरे को 21 ही चाहिए, लेकिन मेरे को पृथ्वी डबल करनी है। पृथ्वी 21 नहीं चाहिए, पृथ्वी 42 चाहिए। तो 21 का डबल करने के लिए कोई सोचना नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई करना सिर्फ। चलो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। भाई हर चीज़ 2 से मल्टीप्लाई हो जाती है फिर अकॉर्डिंगली उसकी। तो लैंड हो जाएगी 7 दूनी 14 और पानी हो जाएगा 14 दूनी 28 और ये फुल बन गई 42। थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मैं साफ सुथरा कर दूंगा, डोंट वरी। लेकिन फर्स्ट वो में ऐसे काम चलाओ। लैंड आ गई 14, पानी आ गया 28, कुल मिला के अर्थ कितनी बन गई 42। अब सही बन गया मेरा क्वेश्चन, अर्थ बन गई 42। 42 में से 42 में से 21 ऊपर 21 नीचे, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज इक्वल टू सदर्न हेमिस्फीयर, टू इक्वल हाफ्स। तो ऊपर वाले 21 में तो मेरे को पता है लैंड और वाटर कितनी कितनी है, 9 और 12। और मेरे को ये भी पता है पूरी पृथ्वी पे लैंड और वाटर कितनी है। पूरी पृथ्वी पे लैंड है 14, जिसमें से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है 9। पूरी पृथ्वी पे लैंड है 14, जिसमें से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ चुकी है 9। सदर्न हेमिस्फीयर में कितनी बची, 5। तो सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड आ जाएगी 5। बात करें पानी की तो पूरी पृथ्वी पे पानी कितना है 28 और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितना 12। 28 में से अगर 12 हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पास आ चुका तो पीछे कितना बचा 16। 5:16 इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि ऑप्शन में होगा। अब मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। एक ट्राई फिर मारेंगे आराम से। जब भी पेंटिंग वाला क्वेश्चन आए या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर वाला क्वेश्चन आए, लॉजिक सेम है कि पृथ्वी बना लेनी और उसके दो बराबर टुकड़े कर देने। इस वाले को बोल देना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इस वाले को बोल देना सदर्न हेमिस्फीयर। अब ऐसा तो है नहीं यार कि सारी की सारी लैंड जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर के पास आ जाए या सारी की सारी नॉर्दर्न के पास आ जाए। कुछ लैंड इसके पास भी है, कुछ लैंड इसके पास भी है, कुछ पानी इसके पास भी है, कुछ पानी इसके पास भी है। वो तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ना, वो तो क्वेश्चन के मुताबिक भी पता चल रहा है कि ऐसा नहीं है। और पूरी पृथ्वी पे ओवरऑल भी तो कुछ होगा, लैंड और वाटर का रेशो वो भी दिया हुआ है। सबसे पहले ओवरऑल वाला लिखना होता है, ओवरऑल। तो ओवरऑल लैंड और वाटर का रेशो है 1:2। फिर यहाँ तो आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला दिया होगा या साउदर्न हेमिस्फीयर वाला दिया होगा, कोई एक तो पक्का दिया होगा। उसने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला दिया है, यानी वो अपर पार्ट का रेशो दे रहा है, उसमें लैंड वाटर का रेशो दे रहा है 3:4 का। अब कुछ नहीं सोचना, वी नो दैट अर्थ इज डबल ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो अर्थ डबल है तो भाई अर्थ डबल दिखनी भी चाहिए फिर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मेरे को 7 हिस्से दिख रहा है, अर्थ मेरे को 3 हिस्से दिख रही है। तो डबल करने की टेक्निक बताई मैंने, पहले बराबर और फिर पृथ्वी वाली साइड 2 से मल्टीप्लाई। पहले बराबर कर लेता हूँ। ये बराबर हो गया, ऊपर भी 21 बन गया, नीचे भी 21 बन गया। तो आप सीख चुके हो तो क्यों ना मैं इसी स्टेप पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर, क्यों मैं एक और बार फिर से करूं झंझट। मेरे को पता है यार ये 21 बन गया ठीक है, लेकिन ये 21 नहीं ना चाहिए, ये 42 चाहिए, तो इसी स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई। सब कुछ एक ही साथ कर देना होता है भाई, जब समझ आ जाए फिर थोड़ी टाइम लेंगे।
तो यहाँ तो बढ़िया है, ये 9 बन गया, ये 12 बन गया। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मेरे को पता चल गया कि लैंड और वाटर कितनी है, 9 और 12। सदर्न हेमिस्फीयर में पता करना है, वेरी इजी, बस ऊपर पता करो ये लैंड कितनी बनी। 7 दूनी 14, एकम 14, 14 बनी। 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 बना पानी। और ऑब्वियसली ये कितना बन गया, 42। ये बनना भी चाहिए था 42, क्योंकि ये 21 का डबल होना चाहिए था। अब 14 पूरी की पूरी लैंड है, पूरी की पूरी जितनी इस पे आ सकती है वो 14 है, जिसमें से 9 हिस्से जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ चुके हैं, तो बचे हुए 5 सदर्न हेमिस्फीयर में आएंगे ना। पूरी पृथ्वी पे पानी है 28 हिस्से, 28 पूरा का पूरा 28, जिसमें से 12 हिस्से जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो 28 में से 12 निकाले 16, 5:16। अब नहीं मुझे लगता कि किसी का छूट गया होगा, आई गेस अब तो समझ आना चाहिए। और आगे हो गया यार, कई बार मैं खुद को अंडर एस्टिमेट भी करता हूँ, पता नहीं क्यों। अब जिनको समझ आ गया वो ये वाला क्वेश्चन कर देंगे, सेम लॉजिक सेम कॉन्सेप्ट, और करवाऊंगा तो मैं अभी। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक कलर्ड पिक्चर है, उसमें रेड और ग्रीन कलर किए हुए हैं। अब आप यहाँ पे स्क्वायर भी बना सकते हो, सर्कुलर पिक्चर भी बना सकते हो, कैसी भी बना सकते हो, लेकिन हमारे दिमाग में वो सर्कल बना हुआ है जब अर्थ वाला, तो हम उसी पे टिके रहेंगे, फिर हम बार बार कंसेप्ट नहीं चेंज करेंगे। वहां लैंड और वाटर की बात हो रही थी ना, तो यहाँ रंगों की बात हो रही है। बोल रहा है इस पिक्चर को मैं 2 रंगों से ही रंग रहा हूँ, तो भगवान ने तो हमारी पृथ्वी 2 ही रंगों से रंगी है, एक नीला और एक हरा, हरा लैंड और नीला पानी, तो बात तो वही है। क्वेश्चन डिजाइनिंग कोई अलग चीज नहीं होती भाई, वो हमसे बस एक स्टेप ऊपर सोच पाते हैं। और बच्चा सोचता है क्वेश्चन पता नहीं कौन से चैप्टर का आ गया, भाई रेशियो प्रोपोर्शन का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर बेस्ड क्वेश्चन बना है ये। तो एक कलर्ड पिक्चर है जिसमें रेड और ग्रीन कलर यूज हुए हैं, और ओवरऑल पिक्चर की बात करें तो ओवरऑल में रेड और ग्रीन का रेशियो क्या है, 2:3 ओवरऑल में। लेकिन अपर हाफ में, अब यहाँ अपर हाफ बोल रहा है, पिछले क्वेश्चन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोल रहा था, बात तो वही हुई, अपर हाफ उसमें वही होता है, सेम कंसेप्ट है ना, कोई फर्क ही नहीं है। ये रहा इसका अपर हाफ। तो अपर हाफ में ग्रीन और रेड का रेशियो दिया है, ग्रीन और रेड का, जबकि मैं रेड और ग्रीन का लिख रहा हूं, तो मैं टेढ़ा कर लेता हूँ, उल्टा कर लो ना उसको। रेड और ग्रीन का कितना हो जाएगा, रेड और ग्रीन का हो जाएगा 4:5। बस ये क्वेश्चन में ना जानबूझ के देता हूँ, कई बार पेपर में जल्दी जल्दी हमें लगता है रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, हम ग्रीन रेड पढ़ ही नहीं पाते, आंसर गलत आ जाता है। थोड़ा सा विजिलेंट रहना है, मैं बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। तो रेड ग्रीन का रेशियो अपर हाफ में 4:5 का है, अपर हाफ 4:5। सेम लॉजिक, पेंटिंग इज डबल ऑफ अपर हाफ, पूरी की पूरी पेंटिंग अपर हाफ का डबल ही तो है, क्योंकि लोअर हाफ भी तो उतना ही है यार। एक पूरा फुल्का आधे फुल्के का डबल नहीं होता, देसी भाषा में समझाऊं तो वही लॉजिक वही कंसेप्ट, और आप समझ गए मेरे को पता है। तो वही करना है, ऊपर वाले को डबल बनाना है इसके कंपैरिजन में, लेकिन मैंने बताया डबल बनाने के पहले बराबर करो, बराबर करने के बाद ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये मुझे दिख रहा है 5 हिस्से, ये मुझे दिख रहा है 9 हिस्से, 9 का 5 नहीं बनता, 5 का 9 नहीं बनता, 45 बना दो दोनों। 45 कैसे बनाया जाता है, 5 वाली साइड 9 से मल्टीप्लाई, 9 वाली साइड 5 से मल्टीप्लाई, तो ये दोनों 45 45 तो बन ही चुके हैं, लेकिन बराबर करना मेरा पर्पस नहीं था, मुझे ऊपर वाले को डबल भी करना है, तो एक ही स्टेप में कर देना, इधर 2 से भी मल्टीप्लाई करवा दो एक ही बारी में। तो नीचे तो सामने दिख रहा है कितना बन गया, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। तो अपर हाफ में तो मेरे को पता है रेड और ग्रीन कितने कितने हैं, रेड और ग्रीन है 20 और 25। लोअर हाफ के पूछ रहा होगा हमसे पक्का, हाँ इन द लोअर हाफ रेड ग्रीन का रेशियो, बस ऊपर वाला सॉल्व करना है। 9 2 ज़ा 18 2 ज़ा 36, 9 2 ज़ा 18 3 ज़ा 54। तो ओवरऑल पेंटिंग में रेड कलर कितना बनना चाहिए, 36,
ओवरऑल में 36, जिसमें से 20 जो है वो ऊपर ही आ चुका है। 36 में से अगर 20 ऊपर आ चुका तो नीचे 16 आएगा। और ग्रीन कलर की बात करें तो पूरा का पूरा ग्रीन कलर कितना रखना है, 54, पूरा का पूरा 54 रखना है। और ऊपर कितना आ चुका है, 25। 54 में से 25 गए 29। 16:29 शुड बी योर आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर डी। बताओ, है कुछ इन क्वेश्चनों में बात, बट ये हार्ड क्वेश्चन कंसीडर किए जाते हैं बिकॉज कोई पढ़ाता ही नहीं। जब कोई चीज इतनी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होगी या किसी ने बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं होगी तो बच्चे को हार्ड लगेगी। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है अपने पास? नहीं। तो दिस इज द एंड ऑफ रेशियो प्रोपोर्शन। हालांकि मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि कोई भी चैप्टर पूरे तरीके से एंड नहीं किया जा सकता। अभी भी आप मेरे पास कोई किताब उठा के ले आओगे और बोलोगे सर ये क्वेश्चन नहीं करवाया, तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा नहीं करवाया, क्योंकि 100% ना परसेंटेज खत्म हो सकता है ना रेशियो, कोई भी चैप्टर नहीं। आई कैन ओनली गिव यू सम आइडिया। मैं रेशियो मैंने आपको बताया था महीना पढ़ा सकता हूँ, अभी 10 ही दिन हुए हैं, 20 दिन अभी और कंटेंट है मेरे पास जो दे सकता हूँ। तो मैं वैगन्स वाले क्वेश्चन पे नहीं किया, ट्रेन के डब्बे वाले, मैं पैसेंजर वाले क्वेश्चन पे नहीं किया, मैं स्कूल वाले क्वेश्चन पे नहीं किया कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो इतना है। बहुत 50 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो वो हम कभी प्रैक्टिस सेट करेंगे। जैसे मान लो जेके पीएसआई का पेपर आने वाला होगा, कुछ हफ्ता रह गया होगा, तो उस टाइम पे आपको कुछ नया नहीं सीखना है, उस टाइम पे आपको जो पुराना सीखा हुआ है वो पक्का करना है। तो उस टाइम पे मैं एमसीक्यू सीरीज लाऊंगा, तो उसमें देखना नए नए क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको। उस टाइम इन्हीं क्वेश्चनों की थोड़ी प्रैक्टिस करवाऊंगा, टाइप्स यही होंगी, क्वेश्चन की लैंग्वेज में फर्क रहेगा। तो उनकी प्रैक्टिस तब हो जाएगी, डोंट वरी कि कुछ छूटेगा, मेरे रहते कुछ छूट नहीं सकता। तो नेक्स्ट चैप्टर कल शुरू करेंगे, आप बने रहो हमारे साथ। डोंट गो टू एनी अदर चैनल। हाँ, किसी और पे जाओ अगर मैं ही पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज मैथ के लिए कहीं और विजिट करने की जरूरत नहीं है, सफिशिएंट पढ़ाता हूँ, ये आपको फील होता होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन इट्स गुड बाय, ख्याल रखो अपना, अच्छे से पढ़ाई करो।